हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका स्वागत है राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, हमारे द्वारा यूट्यूब चैनल पे राजस्थान पशु परिचय भर्ती जिसके एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं, हम प्रतिदिन नए नए मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम पशु परिचय भर्ती से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, हम उनका आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना पहला प्रश्न हो जाएगा, धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? जो धौली दूब है वह धौली दूब गांव राजस्थान के किस संत से संबंधित है? संत पीपाजी से, संत रामचरण जी से, या संत लालदास जी से, या चरणदास जी से? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत लालदास जी। संत लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? संत लालदास जी का जन्म धौलीदूब गांव में हुआ था। इनका जो जन्म है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? धौलीदूब गांव। ये धौलीदूब गांव कहाँ है? ये धौलीदूब गांव है अलवर में। किस जगह? ये धौलीदूब गांव है अलवर में। अगर मैं संत पीपाजी की बात करता हूं तो संत पीपाजी का जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था? गागरोन में हुआ था। गागरोन में हुआ था इनका जन्म। संत रामचरण जी की अगर बात करें तो संत रामचरण जी का जन्म हुआ था सोड़ा गांव जयपुर। कहां हुआ था? सोड़ा गांव जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और संत चरणदास जी का जन्म हुआ था डेरा अलवर में। इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था डेरा अलवर में। अगर अपन संत लालदास जी है, संत लालदास जी से संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं तो संत लालदास जी इनकी पीठ कहां पर है? संत लालदास जी इनकी पीठ है भरतपुर में। किस जगह है? इनकी पीठ है भरतपुर के किस जगह? नगला में। भरतपुर के नगला में इनकी पीठ है। अगर इनकी छतरी की बात करें, संत लालदास जी की छतरी, तो इनकी छतरी है डेरा अलवर में इनकी छतरी है। कहां पर है? डेरा अलवर में इनकी छतरी है। और इनकी समाधि किस जगह हो जाएगी? इनकी समाधि हो जाएगी अलवर में। कहां हो जाएगी समाधि? अलवर के शेरपुर गांव में इनकी समाधि हो जाएगी। किस जगह समाधि हो जाएगी? इनकी समाधि हो जाएगी शेरपुर गांव में इनकी समाधि हो जाएगी। चलो दोस्तों इस प्रश्न को एक बार मैं आप ही से रिपीट करता हूं। धौलीदूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? जो धौलीदूब है राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा संत लालदास जी। संत लालदास जी का जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म हुआ था अलवर में हुआ था। संत लालदास जी का जन्म हुआ था अलवर में। इनकी पीठ कहां पर है? इनकी पीठ है भरतपुर में। छतरी कहां पर है? डेरा में। और इनकी समाधि कहां हो जाएगी? समाधि हो जाएगी अलवर के शेरपुर गांव में। कहां हो जाएगी? शेरपुर गांव में। संत पीपाजी की बात करते हैं। संत पीपाजी का जन्म हुआ था गागरोन में हुआ था। रामचरण जी का जन्म हुआ था सोड़ा गांव जयपुर में हुआ था। संत चरणदास जी का जन्म हुआ था डेरा अलवर में हुआ था। कहां हुआ था? डेरा अलवर में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? अमृता देवी, कौन सा? अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जो अमृता देवी है उनकी याद में खेजड़ली शहीद दिवस कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, या भाद्रपद कृष्ण नवमी को, या शुक्ल नवमी को, या शुक्ल दशमी को? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को, BS 10 को। कब? BS 10 भाद्रपद शुक्ल दशमी को। भाद्रपद शुक्ल दशमी को अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर भाद्रपद शुक्ल दशमी की अगर बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजाजी का मेला भी बढ़ता है। किसका? तेजा जी का मेला भी बढ़ता है और खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी यानी BS 10 को तेजा जी का मेला और खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। अगर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी की बात करते हैं तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला लगता है। कहाँ लगता है? देव नारायण जी का मेला लगता है आसिंद में। कहाँ लगता है? आसिंद में।
देव नारायण जी का मेला लगता है। जबकि भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को किनका मेला लगता है? गोगा जी का। किनका मेला लगता है? गोगा जी का। गोगा जी का मेला लगता है। और भाद्र शुक्ल नवमी को, भाद्र शुक्ल नवमी की बात करें तो वीर पत्ता जी, किनका? वीर पत्ता जी का मेला बढ़ता है। वीर पत्ता जी जो जालोर के रहने वाले, जालोर के सातू गांव के रहने वाले थे, जालोर के सातू गांव के रहने वाले थे। तो दोस्तों इस प्रश्न को एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, क्विक रिवीजन करते हैं इस प्रश्न का। अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी दिवस कब मनाया जाता है? अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ी दिवस मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला भी बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी का मेला भी बढ़ता है और खेजड़ी दिवस भी मनाया जाता है। जबकि भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला बढ़ता है आसिंद में। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी यानी BS7 में देव नारायण जी का मेला बढ़ता है आसिंद में। जबकि भाद्रपद कृष्ण नवमी BK9 में गोगा जी का मेला बढ़ता है और BS9 में यानी भाद्रपद शुक्ल नवमी में वीर पत्ता जी इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? एक पठार है जो कहां पर है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एक पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? लसाड़ा के पठार के नाम से, ऊपरमाल के पठार के नाम से, भोराट के पठार के नाम से या उड़िया के पठार के नाम से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच एक पठार है, उसे हम भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। किस पठार के नाम से? भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। कौन सा पठार? कुंभलगढ़ और इनके बीच में एक पठार है जिसे हम भोराट पठार के नाम से जाना जाता है। अगर लसाड़े के पठार की बात करें, लसाड़े का पठार कहां पर है? जयसमंद के पास में है, जयसमंद के पास में स्थित है, जयसमंद के पास में स्थित है यानी उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में स्थित है। ऊपरमाल के पठार की मैं बात करूं तो ऊपरमाल का पठार यह हो जाएगा कोटा, झालावाड़ और बूंदी। कोटा, झालावाड़ और बूंदी में स्थित है। कहां पर है? कोटा, झालावाड़ और बूंदी में स्थित है। ऊपरमाल के पठार को अपन दक्कन का लावा पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन का लावा पठार। इसको दक्कन का लावा पठार भी कहते हैं अपन, दक्कन का लावा पठार। जबकि उड़िया का पठार, उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में। उड़िया का पठार कहां पर है? सिरोही में। अगर इस प्रश्न को मैं वापस रिपीट करता हूं, कुंभलगढ़ और गोगुंदा, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच विस्तृत एक पठार है जिसे हम भोराट के पठार के नाम से जानते हैं। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य एक पठार है जिसे हम भोराट के पठार के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 4, अरावली के सर्वोच्च शिखर, ध्रुव शिखर की ऊंचाई कितनी है? जो अरावली है, अरावली का सर्वोच्च शिखर जिसकी ध्रुव शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो ध्रुव शिखर की ऊंचाई हो जाएगी 1727 मीटर। कितनी हो जाएगी? 1727 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 1727 मीटर सही है। दोस्तों अगर ध्रुव शिखर की बात की जाए तो ध्रुव शिखर कहां पर है? ध्रुव शिखर है अपने सिरोही में। किस जगह? ध्रुव शिखर है सिरोही में। सिरोही में और भी अन्य चोटियां भी है, जैसे शेर की बात की जाए, शेर हो गई, बेलवाड़ा, अचलगढ़, यह चोटियां जो सिरोही में स्थित है। तो ध्रुव शिखर जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है, जो सिरोही में स्थित है। इसके अलावा शेर, बेलवाड़ा, अचलगढ़, यह चोटियां भी कहां पर है? यह चोटियां भी सिरोही में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? बड़ार क्या है? बड़ार क्या है? राजस्थान की एक झील है, विवाह पर आयोजित एक भोज्य है, या राजस्थान की एक जनजाति है, या विवाह की एक रस्म है? क्या हो जाएगा बड़ार? तो बड़ार है विवाह पर आयोजन एक भोजन है, विवाह पर आयोजन एक भोजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के किस जिले में उड़िया पठार है? अभी पहले अपने प्रश्न नंबर 2 या 3 में अपन ने पढ़ा था उड़िया पठार जो राजस्थान के किस जिले में है। तो उड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में? उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में या कोटा में? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही में। जो उड़िया का पठार है,
उड़िया का पठार कहाँ पर है? उड़िया का पठार अपने सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही जिले में। जबकि अगर उदयपुर की बात करते हैं, उदयपुर में कौन सा पठार है? उदयपुर में पठार है लसाड़िया, लसाड़िया का पठार है। उदयपुर में लसाड़िया का पठार है जो जयसमंद झील के किनारे स्थित है। चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार है, मेसा का पठार जिसपे चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। जबकि कोटा में बात करते हैं तो कोटा में हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार हो जाएगा। अभी अपन ने एक और देखा था, कौन सा? दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार या ऊपर माल का पठार, या ऊपर माल का पठार, ये अपने चित्तौड़गढ़ कोटा में स्थित है। प्रश्न को वापस मैं रिपीट करता हूं। उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरोही जिले में। उड़िया का पठार राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। उदयपुर में कौन सा पठार है? तो उदयपुर में हो जाएगा लसाड़िया का पठार, उदयपुर में हो जाएगा लसाड़िया का पठार। चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा मेसा का पठार, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा मेसा का पठार। जबकि कोटा में हाड़ौती का पठार, दक्कन का लावा पठार और ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार को ही लावा के पठार के नाम से जाना जाता है। ऊपर माल के पठार को ही लावा के पठार के नाम से जाना जाता है। जबकि कोटा में हाड़ौती का पठार भी कोटा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते अपन। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का एक वस्त्र है? पुरुष के वस्त्र की बात कर रहा है। आभूषण और ये जो वेशभूषा, इनके प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष का वस्त्र है? कुर्ती है, डोडी है, निचोल है या दुकुल है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डोडी। क्या हो जाएगा? डोडी, डोडी इसका सही आंसर हो जाएगा। कुर्ती की अगर अपन बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर अपन कुर्ती की बात करते हैं तो कुर्ती क्या है? यह एक महिला की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है, कुर्ती काचली। क्या बोलते हैं अपन इसे? कुर्ती प्लस काचली। कुर्ती काचली एक वस्त्र है जो महिला द्वारा पहना जाता है। राजस्थान में अधिकांश राजपूत महिला द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है ये कुर्ती काचली। जबकि मैं निचोल की बात करता हूँ। निचोल क्या है? निचोल ये एक साड़ी का प्रकार है। क्या है? साड़ी का प्रकार, साड़ी का एक प्रकार है निचोल। निचोल क्या है? साड़ी का प्रकार है। जबकि अगर मैं दुकुल की बात करते हैं तो दुकुल, दुकुल क्या? ये एक ओढ़नी है। क्या है? दुकुल एक ओढ़नी है। दुकुल क्या हो जाएगी? दुकुल एक ओढ़नी हो जाएगी। कौन सा पुरुष का वस्त्र है? तो हमारा डोडी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि कुर्ती, कुर्ती राजस्थान में अधिकांश राजपूत महिला द्वारा पहनाया जाने वाला वस्त्र है, कुर्ती प्लस काचली। जबकि निचोल साड़ी का एक प्रकार है, निचोल साड़ी का एक प्रकार है। और दुकुल, दुकुल का एक ओढ़नी है जो स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, जो प्रश्न नंबर 8 है, प्रश्न नंबर 8 में क्या है? राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? राम स्नेह संप्रदाय, जो राम स्नेह संप्रदाय है, राम स्नेह संप्रदाय के शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? जयमल दास जी, रामचरण दास जी, रामदास जी या दरियाव जी? क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचरण जी। रामचरण जी इनका सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों रामचरण जी के बारे में अगर देखते हैं तो रामचरण जी जिन्होंने राम स्नेह संप्रदाय की शाहपुरा शाखा में प्रधान पीठ बनाई है। कहाँ पर? शाहपुरा शाखा के प्रधान पीठ बनाई है। जो संस्थापक है, रामचरण जी संस्थापक है, शाहपुरा शाखा के संस्थापक है। ये संस्थापक है किनके? शाहपुरा शाखा के संस्थापक है। शाहपुरा शाखा के संस्थापक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? रामचरण जी। जबकि दरियाव जी ये नागौर में कौन से? नागौर में रेन गांव में नागौर के संस्थापक है ये। और रामदास जी की बात करता हूं तो रामदास जी जो खेड़ापा में जो शाखा है, राम स्नेह संप्रदाय की जो शाखा है जोधपुर में, खेड़ापा कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। राम स्नेह संप्रदाय की शाखा खेड़ापा में इनके संस्थापक है। जबकि एक और चौथे और हो जाएंगे संत हरि रामदास जी। अगर संत हरि रामदास जी की अगर मैं बात करता हूँ, संत हरि रामदास जी जिनकी शाखा हो जाएगी कहाँ पर हो जाएगी? सिहतल गांव बीकानेर में संत हरि रामदास जी। और ये जो जयमल दास जी है, जयमल दास जी संत हरि रामदास जी के गुरु थे। यानी संत हरि रामदास जी ने जयमल दास जी से दीक्षा ली थी। इस प्रश्न को वापिस मैं रिपीट करता हूँ एक बार।
रामकृष्ण संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन है? तो रामकृष्ण संप्रदाय की वर्तमान में राजस्थान में कितने केंद्र है? 4 केंद्र हैं। जो प्रथम केंद्र है शाहपुरा, जिसके संस्थापक हो जाएंगे अपने रामचरण जी। कौन हो जाएंगे? रामचरण जी। जो दूसरा केंद्र है दरियाव जी, जिन्होंने रेन नागौर में, इनकी पीठ है रेन नागौर में। तीसरी पीठ हो जाएगी खेड़ापा जोधपुर में, और चौथी पीठ जो कहाँ पर है? बीकानेर में, सियतल गांव बीकानेर में पीठ है इनकी। यानी राजस्थान में रामकृष्ण संप्रदाय की 4 पीठें हैं। शाहपुरा शाखा की प्रधान पीठ है। शाहपुरा शाखा में प्रतिवर्ष फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। जो कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लगाकर पंचमी तक मनाया जाता है। जबकि अपन बात करें रामचरण जी की, अगर अपन बात करें तो रामचरण जी के उपदेश कौन से ग्रंथ में संग्रहित है? रामचरण जी के उपदेश अनबेवानी नामक ग्रंथ में इनके उपदेश संग्रहित है। रामकृष्ण संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी के उपदेश अनबेवानी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है? बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर बांध बनास पे, चंबल पे, नूनी पे या माई नदी पर किस जगह स्थित होगा? तो ये अपने माई नदी पर स्थित है। बजाज सागर बांध किस जगह स्थित है? माई नदी पर स्थित है। अगर दोस्तों माई नदी की बात करें तो माई नदी का उद्गम कहां से होता है? माई नदी का उद्गम होता है अपने बांसवाड़ा से होता है। कहां से होता है? इस नदी का उद्गम होता है बांसवाड़ा से। इस नदी का उद्गम होता है बांसवाड़ा में ही बोराखेड़ा नामक गांव है। कौन सा गांव है? बोराखेड़ा नामक गांव। उस बोराखेड़ा गांव में बजाज सागर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? बजाज सागर बांध बनाया गया है। बांसवाड़ा झील, माई नदी बांसवाड़ा जिले के बोराखेड़ा गांव में बजाज सागर बांध बनाया गया है। अगर बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है पूछे, अगर प्रश्न में पूछे बजाज सागर बांध कहाँ बनाया गया है, अगर प्रश्न पूछे आपसे तो बोराखेड़ा गांव में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? बोराखेड़ा गांव। और बोराखेड़ा गांव कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। कहाँ हो जाएगा बोराखेड़ा गांव? बांसवाड़ा में। एक यहाँ से एक प्रश्न और पूछते हैं कि कड़ाना बांध कहाँ पर है? कड़ाना बांध कहाँ पर है? कड़ाना बांध कहाँ पर है? तो कड़ाना बांध है अपने गुजरात में। कहाँ पर है? कड़ाना बांध अपने गुजरात में। कहाँ पर है? कड़ाना बांध गुजरात में। बजाज सागर बांध अपने राजस्थान में है और कड़ाना बांध गुजरात में। ये बजाज सागर परियोजना, जो माही सागर परियोजना चलाई जा रही है, माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात का 45% प्लस 55% की हिस्सेदारी है। राजस्थान की 45% और गुजरात की कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी है? गुजरात की 55% की हिस्सेदारी है। चलो दोस्तों, इस प्रश्न को एक बार मैं आप से रिपीट करता हूं। बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? प्रश्न में अगर पूछा जाए कि बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है तो ये हो जाएगा माही नदी पर। माही नदी की बात की जाए तो माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से निकलती है। बांसवाड़ा में एक बोराखेड़ा गांव है। कौन सा गांव है? बोराखेड़ा गांव में। उस बोराखेड़ा गांव में बजाज सागर बांध स्थापित है। बोराखेड़ा गांव में बजाज सागर बांध स्थापित है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कड़ाना बांध कहाँ है, तो कड़ाना बांध अपने गुजरात में है। अगर प्रश्न में आपसे पूछें कि माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात 2 जिलों में चल रही है। माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों में चल रही है। इनमें इनका कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो राजस्थान की 45% हिस्सेदारी है, जबकि गुजरात की 55% की हिस्सेदारी है। प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 10 क्या है? निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जार पीर के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जार पीर के नाम से जाना जाता है? गोगा जी को, तेजा जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को। किसे जाना जाता है? जार पीर के नाम से? तो जार पीर के नाम से जाना जाता है अपने गोगा जी को। किसे जाना जाता है? गोगा जी को जार पीर के नाम से जाना जाता है। अब गोगा जी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। कैसे? जैसे जिंदा पीर, सांपों के देवता,
जिंदा पीर, सांपों के देवता, इस नाम से भी जाना जाता है। अगर गोगा जी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, गोगा जी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, गोगा जी से अपन प्रश्न देखें और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो गोगा जी की अगर अपन बात करें तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था ददेरवा चुरू में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था इनका, ददेरवा चुरू में इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी माता का नाम पूछे, इनकी माता कौन हो जाएगी, माता का नाम है बांचल, जबकि पिता का नाम है इनके जेवर। पत्नी का नाम पूछे, अगर प्रश्न में अगर पत्नी का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, केलमदे, पत्नी का नाम हो जाएगा केलमदे। जबकि इनके घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, गोगा बप्पा, घोड़े का नाम क्या हो जाएगा, गोगा बप्पा, इनके घोड़े का नाम हो जाएगा गोगा बप्पा, इनके घोड़े का नाम हो जाएगा घोड़ा बप्पा, इनके घोड़े का नाम हो जाएगा। मैं प्रश्न को एक वापिस रिपीट करता हूं। लोक देवता गोगा जी, जिन्हें जार पीर के नाम से जाना जाता है, जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है और सांपों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के वे कौन से लोक देवता जिन्हें सांपों के देवता, जिंदा पीर और जार पीर के नाम से जाना जाता है, किन्हें, गोगा जी को। गोगा जी से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था ददेरवा चुरू में, इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, ददेरवा चुरू में इनका जन्म होता है। इनकी माता का नाम बांचल है, पिता का नाम जेवर है, घोड़े का नाम गोगा बप्पा है, पत्नी का नाम क्या है, केलमदे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस वन्य जीव को उदयपुर जिले का शुभांकर घोषित किया गया है, किस जिले को उदयपुर जिले का शुभांकर घोषित किया गया है, उड़न गिलहरी को, उदबिलाव को, बिज्जू को या खरगोश को। क्या हो जाएगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिज्जू को उदयपुर जिले का शुभांकर घोषित किया गया। जबकि खरगोश किसका हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा दौसा जिले का। उदबिलाव हो जाएगा कोटा का, जबकि उड़न गिलहरी हो जाएगा अपने प्रतापगढ़ जिले का शुभांकर घोषित किया गया है। उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का, उदबिलाव कोटा का, बिज्जू उदयपुर का और खरगोश दौसा का। इस प्रकार हम 4 जिलों के शुभांकर हमें याद हो गया, एक प्रश्न के माध्यम से हमें 4 जिलों के शुभांकर याद हो गए। प्रश्न नंबर 12 क्या है, जो प्रश्न नंबर 12 है, राजस्थान के किस झील से शामपुरा और भट्ट नहरें निकलती है, राजस्थान के किस झील से शामपुरा और भट्ट नहरें निकलती है, राजसमंद से, उदय सागर से, जयसमंद से या सिलीट सेठ से। कहां से निकलती है, तो ये निकलती है अपने जयसमंद से निकलती है, जयसमंद झील से निकलती है। दोस्तों का जयसमंद झील के बारे में अपन देखते हैं, तो जयसमंद झील कहाँ है, जयसमंद झील अपने उदयपुर में। किस जगह है जयसमंद झील, उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया है, तो इसका निर्माण करवाया महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। महाराणा जय सिंह, किसने निर्माण करवाया, महाराणा जय सिंह ने निर्माण करवाया। कौन सी नदी पर, गोमती नदी पर, जो गोमती नदी है, गोमती नदी पर बांध बनवाकर इसका निर्माण करवाया। गोमती नदी पर बांध बनवाकर इस झील का निर्माण करवाया। इस झील, जो जयसमंद झील है, जयसमंद झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। जयसमंद झील से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। कौन सी, शामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। कौन सी, शामपुरा और भाट नहरें निकाली गई है। प्रश्न को वापस रिपीट करता हूं, राजस्थान के किस झील से शामपुरा और भट्ट नहरें निकाली गई है, तो क्या हो जाएगा, जयसमंद झील से। जयसमंद झील कहां पर है, उदयपुर में। जयसमंद झील कहां पर है, उदयपुर में। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, महाराणा जय सिंह ने करवाया था। कौन सी नदी पर बनवाया था, गोमती नदी पर बांध बनवाकर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था। जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई है, साम नहर और भट्ट नहर, जो सिंचाई हेतु काम में ली जाती है, जबकि सिली सेठ झील कहां पर है, अलवर में। उदय सागर झील कहां है, उदय सागर झील अपने उदयपुर में। और राजसमंद झील कहां पर है, राजसमंद में। प्रश्न नंबर 13 क्या है, राजस्थान में स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुआ। जो कौरवों और पांडवों के मध्य जब युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, तो कौन लड़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा
जो विराट है, विराट प्रदेश जो महाभारत युद्ध में किनके हमने किनकी ओर से लड़ा था? पांडवों की ओर से लड़ा था, पांडवों की ओर से लड़ा था। और जो वीर गति को प्राप्त हुए विराट राजा, विराट प्रदेश के राजा विराट। अगले प्रश्न पे चलते अपन। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की? ब्रह्म समाज की, परोपकारिणी समाज की, महेंद्र राज समाज की या आर्य समाज की? तो 1883 में परोपकारिणी समाज की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। परोपकारिणी सभा की स्थापना की। कौन सी स्थापना की? परोपकारिणी सभा की स्थापना की स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? यह की 27 फरवरी 1883 को। कब की? 27 फरवरी 1883 को की। कहाँ की? उदयपुर जिले में की। कहाँ की? उदयपुर जिले में। इसके सभापति किसे बनाया गया? सभापति किसे बनाया गया? सभापति बनाया गया सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को, महाराणा सज्जन सिंह को सभापति बनाया गया। उद्देश्य क्या था इसका? क्यों बनाई गई परोपकारिणी सभा? उद्देश्य था धार्मिक व सामाजिक सुधार, धार्मिक व सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक व सामाजिक सुधार के लिए, धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए इस सभा की स्थापना की गई। प्रश्न को रिपीट करता हूं मैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 27 फरवरी 1883 को एक सभा बनाई गई। 27 फरवरी 1883 को एक सभा बनाई गई उदयपुर में। कहाँ बनाई? उदयपुर में। जिसका उद्देश्य क्या था? धार्मिक व सामाजिक सुधार में बदलाव लाना, धार्मिक व सामाजिक सुधार में बदलाव लाना। जिसका सभापति बनाया गया मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को इसका सभापति बनाया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? 1948 में मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया? जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख किसे बनाया गया 1948 में? कुंवर मान सिंह को, महेंद्र विजेंद्र सिंह को, महाराणा उदयभान सिंह को या महाराजा भीम सिंह को? किसे बनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयभान सिंह। दोस्तों अगर अपन मत्स्य संघ की बात करें तो मत्स्य संघ के बारे में भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। मत्स्य संघ, सबसे पहले मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ की स्थापना हुई 18 मार्च 1948 में। कब हुई? 18 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई। 18 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? 18 मार्च 1948 में। मत्स्य संघ में कितने जिले सम्मिलित थे? मत्स्य संघ में 4 जिले सम्मिलित थे, ए बी सी डी। ए से हो जाएगा अलवर, बी से हो जाएगा भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर। कितने जिले सम्मिलित थे मत्स्य संघ में? 4 जिले सम्मिलित थे, ए बी सी डी। अगर इसकी राजधानी की बात करें, राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी अलवर। क्या राजधानी थी? इसकी राजधानी थी अलवर। राजधानी क्या थी? अलवर। अगर उद्घाटन की बात करें, मत्स्य संघ का उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? इसका उद्घाटन हुआ था भरतपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? भरतपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। अगर क्षेत्रफल की बात करें, मत्स्य संघ का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करता हूं, प्रश्न में अगर पूछे कि मत्स्य संघ का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 30,000 किलोमीटर। 30,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 30,000 के यानी 30,000 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जनसंख्या की अगर पूछे एग्जाम में जनसंख्या के बारे में पूछे तो जनसंख्या हो जाएगी 19 लाख जनसंख्या हो जाएगी। कितनी जनसंख्या हो जाएगी? 19 लाख जनसंख्या हो जाएगी। एक बार मैं आप से मत्स्य संघ के बारे में आप रिपीट करता हूं। प्रश्न 1948 में मत्स्य संघ जिसकी स्थापना 18 मार्च 1948 में की गई। 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ की स्थापना की गई। कब की गई? 18 मार्च 1948 में। जिसका राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा उदयभान सिंह को बनाया गया था, राज प्रमुख बनाया गया था। मत्स्य संघ में जिलों की बात करें, कितने जिले थे? 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4 जिले, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? राजधानी अलवर थी। उद्घाटन कहाँ हुआ था? भरतपुर में उद्घाटन हुआ था। क्षेत्रफल कितना था मत्स्य संघ का? 30,000 किलोमीटर क्षेत्रफल था। जनसंख्या के बारे में अगर पूछे, जनसंख्या के बारे में पूछे तो जनसंख्या कितनी थी? 19 लाख जनसंख्या थी। एक प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि मत्स्य संघ की
सालाना इनकम कितनी, सालाना इनकम कितनी थी, सालाना इनकम हो जाएगी 30,000 कितनी, सॉरी 1,83,00,000, 1,83,00,000 ये सालाना इनकी इनकम थी। तो दोस्तों यहां से मध्य संघ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल कितना था, 30,000 किलोमीटर, जनसंख्या 19 लाख, सालाना इनकम कितनी थी, 1,83,00,000, उद्घाटन हुआ था भरतपुर में, राजधानी कहाँ थी, अलवर में, कितने जिलों से मत्स्य संघ बना, 4 जिलों से, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इसकी स्थापना कब हुई, 18 मार्च 1948 में। राज प्रमुख किसे बनाया, उदयभान सिंह को। इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते अपन। प्रश्न नंबर 16 क्या है, प्रश्न नंबर 16, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। जो हल्दी घाटी का युद्ध है उसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा। सबसे पहले अगर अपन हल्दी घाटी की बात करें, तो हल्दी घाटी कहाँ है, हल्दी घाटी अपने राजसमंद में, कहाँ पर है, राजसमंद में। अगर दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य यह युद्ध लड़ा गया। किसके मध्य युद्ध लड़ा गया, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसका परिणाम क्या था, यह एक निर्णायक युद्ध था। कौन सा युद्ध था, एक निर्णायक युद्ध था, यह एक निर्णायक युद्ध था। अगर इसकी बात करी जाए, प्रश्न में पूछा है कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कादिर बदयूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, जो कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा। किसे कहा, मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा, मेवाड़ की थर्मोपली का कर्नल जेम्स टोड ने। जबकि अब्बुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। क्या कहा, खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध, खमनोर का युद्ध किसने कहा, अब्दुल फजल ने कहा, इसे खमनोर का युद्ध कहा। एक बार इस प्रश्न को मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूं। प्रश्न सुनना दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदयूनी ने कहा। किसने कहा, बदयूनी ने कहा। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कर्नल जेम्स टोड ने कहा। और खमनोर का युद्ध किसने कहा, खमनोर का युद्ध अब्बुल फजल ने कहा, खमनोर का युद्ध कहा। हल्दी घाटी की बात की जाए तो हल्दी घाटी कहाँ पर है, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी कहाँ पर स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में हुआ था। कब हुआ था, तो 18 जून, कब हुआ था, 18 जून 1576 को, 18 जून 1576 को हुआ था। किसके मध्य हुआ था, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य हुआ था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसका रिजल्ट क्या निकला, परिणाम निकला था, यह एक निर्णायक युद्ध था। कौन सा युद्ध था, यह एक निर्णायक युद्ध था। प्रश्न नंबर 16, अगर प्रश्न नंबर 16 तो हो चुका है अपना। प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है, भरतपुर में स्थित है। किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में घोषित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर है, भरतपुर में, इसे किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों अगर अपन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की अगर अपन बात करें तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1980 में इसे क्या किया गया, 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया 1980 में। जबकि 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। जबकि 1981 की अगर हम बात करें, 1981 में इसे रामसर साइट में घोषित किया गया, रामसर साइट में इसे घोषित किया गया। जबकि 1985 में इसे
विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में इसे सम्मिलित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1985 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं आपके सामने। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है? भरतपुर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहां है? भरतपुर जिले में स्थित है। यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में इसे घोषित किया गया। कब किया गया? 1985 में किया गया। जबकि 1956 में ये एक अभ्यारण्य था। 1956 में एक अभ्यारण्य था। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया। 1981 में इसे रामसर साइट में घोषित किया गया। दोस्तों यहाँ से चार प्रश्न बनते हैं। कौन से? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ? भरतपुर जिले में स्थित है। 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। 1980 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1981 में इसे रामसर साइट घोषित की गई। 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर में सूचित किया गया। जबकि एक और रामसर साइट की बात करें तो रामसर साइट राजस्थान में 2 है। कौन सा है? राजस्थान में 2 है। सांबर झील में भी रामसर साइट है। तो 2 स्थानीय जो रामसर साइट घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 हो जाएगा अपना। प्रश्न नंबर 18, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? मारवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो किसने नहीं की? तो सही आंसर हो जाएगा राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन, जिसका सही आंसर हो जाएगा राव चंद्र सेन। प्रश्न पूछा कि मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, राव चंद्र सेन ने। जबकि सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की? सबसे पहले मुगलों की अधीनता सबसे पहले किसने स्वीकार की? किसने की? दोस्तों बताओ। ये की जयपुर आमेर के शासक ने की थी। आमेर के शासक ने की थी। सबसे पहले आमेर के राजा ने की थी। सबसे पहले आमेर के राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। किसने? भारमल ने। भारमल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर अपन राव चंद्र सेन के बारे में बात करें, राव चंद्र सेन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो राव चंद्र सेन जिसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा भी कहते हैं। इसे मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं इसे मेवाड़ का महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। मेवाड़ के प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रश्न क्या है? प्रश्न में अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, क्या हो जाएगा? मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्र सेन ने। जबकि मारवाड़ में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार किसने की? जो अधीनता स्वीकार की थी, किसने की थी? उदय सिंह ने। कौन थे? मारवाड़ के उदय सिंह, जिसे मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये उदय सिंह मेवाड़ के उदय सिंह नहीं है, ये मारवाड़ के उदय सिंह है, मोटा राजा। राव चंद्र सेन जिसे भूत बिसरा के नाम से, जिसे भूला बिसरा के नाम से भी जाना जाता है, और प्रताप का अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता है। प्रताप के अग्रगामी के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे अपन चलते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? प्रश्न नंबर 19 चलते हैं। हाल ही में 22 अप्रैल 2023 में, कब? 22 अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं अपन, है ना, इसी साल की बात कर रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 में कौन से नए संरक्षण क्षेत्र घोषित किए गए? हाल ही में 22 अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन से नए संरक्षण आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की गई? सोरसन बारा, खिच्चन जोधपुर, अमीरगढ़ भीलवाड़ा या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों कल हमने एक और पढ़ा था रनखार संरक्षण क्षेत्र जो 25 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। 25 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था आरक्षण क्षेत्र। जबकि 22 अप्रैल 2023 को ये 3 और नए संरक्षण क्षेत्र घोषित कर दिए गए। कौन से? सोरसन बारा, खिच्चन जोधपुर, अमीरगढ़ भीलवाड़ा। अगर बात करें 22 अप्रैल, दोस्तों एक प्रश्न यहां से भी पूछा जा सकता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो प्रश्न में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जबकि 22 अप्रैल 2023 को नए आरक्षित क्षेत्र की घोषणा की सोरसन बारा, खिच्चन जोधपुर, हमीरगढ़ जो भीलवाड़ा में है।
और 25 अप्रैल 2022 को रनखार संरक्षण क्षेत्र की घोषणा की गई है। यह आपके आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, जो प्रश्न नंबर 20 का है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है? तो कितना दर्ज किया गया? ऑप्शन नंबर बी 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है। 200 किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है। कितना है ये? 200 किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है। किसका हो जाएगा? राजस्थान का जनघनत्व है। राजस्थान का जनघनत्व। यहां से अगर दो तीन प्रश्न में और बताता हूं आपको, जो 200 किलोमीटर राजस्थान का जनघनत्व है, सबसे ज्यादा जनघनत्व किसका हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व हो जाएगा जयपुर का। जयपुर का सबसे ज्यादा हो जाएगा। कितना? 595। भरतपुर की बात करूं तो दूसरे नंबर पे हो जाएगा भरतपुर, जो कितना है? 503। तीसरे नंबर पे हो जाएगा दौसा। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? दौसा 476। चौथे नंबर पे हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा चौथे नंबर पे? अलवर। कितना? 438। सबसे कम किसका है? अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जनसंख्या घनत्व पूछे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका हो जाएगा? सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा जैसलमेर में। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर में कितना है? 17 किलोमीटर। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग बागी रहते हैं जैसलमेर में। तो दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं जन घनत्व के हिसाब से, जनसंख्या जनघनत्व के हिसाब से? देखते हैं पहला प्रश्न। राजस्थान का जनघनत्व कितना है? राजस्थान का जनघनत्व है 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। जबकि जयपुर की बात करें तो 595, भरतपुर की बात करें तो 503, दौसा 476, अलवर 438। जबकि सबसे कम कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर। सबसे कम हो जाएगा जैसलमेर। कितना? 17 वर्ग प्रति किलोमीटर। तो इस प्रकार आपको 4 जिलों के तो आपको जनसंख्या घनत्व याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि पहला कभी नहीं पूछते हैं, हमेशा तीसरा और चौथा ही पूछते हैं एग्जाम में। दोस्तों हमारे द्वारा लाई गई टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी? अगर ये टेस्ट सीरीज का PDF आपको अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ से आपको प्रतिदिन टेस्ट सीरीज की PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।